नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास में आज बात नतीजों की। जी हां, जिस तरह से जीएचएमसी को लेकर 1 दिसंबर को वोट डाले गए थे और उससे पहले जिस तरह से हाई पावर्ड हाई वोल्टेज कैंपेनिंग हुई थी, तब से ही एक सवाल था लोगों के जहन में कि क्या इस बार के नतीजे साबका नतीजों के बिल्कुल उलट होंगे? क्या इस बार कुछ नया होगा? क्या इस बार बीजेपी कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है? मुझे लगता है कि ऐसे कई सवालात हैं जिनके जवाब का वक्त आ गया है और जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ये बिल्कुल साफ है कि 150 नशिस्तों वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में साबका मर्तबा यानी पिछली बार सबसे ज्यादा बड़ी कामयाबी टीआरएस को 99 सीटों पर थी। इस बार यह तो साफ है कि टीआरएस को छोड़ा बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा धचका लगा है। और ये धचका ये सियासत में क्या मानी लेकर आता है? क्या ये समझा जाए कि आमतौर से इस पर बहस होती रही है कि शुमाली हिंदुस्तान और जनूबी हिंदुस्तान और जिस तरह की पॉलिटिक्स शुमाली हिंदुस्तान में चलती है वैसी पॉलिटिक्स जनूबी हिंदुस्तान में नहीं चलती। तो क्या यहां से एक नई इबारत शुरू हो रही है? क्या जो कामयाबी बीजेपी ने हासिल की है, जो रुझानों के मुताबिक सामने आ रहा है और वो अब नतीजों में भी बहुत हद तक तब्दील हो चुका है, इससे एक सवाल है कि क्या सियासत की एक नई करवट है हैदराबाद में जो जीएचएमसी के इंतखाबात के नतीजे के तौर पर देखा जा रहा है? और अब क्या इसका असर आने वाले जो असेंबली इंतखाबात होंगे या फिर जो पार्लियामेंट के इंतखाबात होंगे उसमें भी क्या ये असरअंदाज होगा? तो जो टैली है वो आपके सामने है और साफ तौर से इससे जाहिर हो रहा है कि टीआरएस को नुकसान उठाना पड़ रहा है और जो टीआरएस का पूरा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं उस नुकसान की भरपाई बीजेपी अपने से करे। यानी बीजेपी की सीटें जो पिछले बार 3 नशिस्तों पर सिमटी हुई थी, बीजेपी ने नुमाया कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है। ये अलग बात है कि क्या जो मेयर होता है वो किसका होगा, नंबर्स गेम में कौन फिट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो फिर एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, उनकी बारी आती है, उनके वोट काउंट होते हैं। अभी बहुत एक लंबा मरहला है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से हाई वोल्टेज कैंपेनिंग हुई थी और इस पर सवाल भी उठ रहे थे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में एक मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी है उसके बड़े लीडरान का इस तरह से कैंपेन करना, इसका मतलब ये है कि शायद बीजेपी भले ये कॉरपोरेशन के इंतखाबात हो लेकिन इंतखाब को बीजेपी बहुत ही संजीदगी से लेती है और बीजेपी इसे हल्के में नहीं लेती। तो अब हम इस पर गुफ्तगू भी करेंगे। लगातार हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। अब सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दें और इस वक्त खबर ये आ रही है कि फलकनुमा सर्कल से एमआईएम का क्लीन स्वीप, यानी फलकनुमा सर्कल के 6 हलकों से एमआईएम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बिल्कुल क्लीन स्वीप जिसे कहते हैं, ये फलकनुमा सर्कल के 6 हलके हैं जहां पर एमआईएम ने तमाम के तमाम 6 हलकों में कामयाबी हासिल की है। इनमें दूध बावली है, किशनबाग है, रसमतपुरा है, जहानुमा है, नवाब साहब कंटा है। तो ये तमाम जो 6 हलके हैं इस पर एमआईएम ने अपना जो है वो परचम लहराया है। तो जिस बात की तरफ हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे, बिल्कुल वही चीज यहां सामने आ रही है कि जो एमआईएम है उसने अपना जो रिजल्ट है, अपनी जो पकड़ है वो लगातार बरकरार रख पाई है। अभी तक जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 1-2 सीट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन एमआईएम का जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर रहा है। नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो सीधे तौर पर टीआरएस को होता नजर आ रहा है। बीजेपी बहुत बड़ी गेनर के तौर पर सामने आ रही है और एक ऐसी पार्टी कांग्रेस जो पिछली बार भी एक कह सकते हैं कि रेस में वो पीछे रह गई थी काफी, इस बार भी कुछ खास कर नहीं पाई है। तो इस पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ मीर फिरासत अली बाकरी हैं, तर्जुमान हैं तेलंगाना बीजेपी के, और शुजात अली हैं कांग्रेस के तर्जुमान हैं तेलंगाना से। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। कुछ दिन में हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले फिरासत अली बाकरी साहब, आपको मुबारकबाद। बेशक आप मुबारकबाद के हकदार हैं कि आप की जो पोजीशन है साबका इंतखाबात में उसके मुकाबले आपने नुमाया कामयाबी हासिल की है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका इस पर रिएक्शन क्या है और क्या कुछ और मेहनत होती तो शायद नतीजे वहां तक पहुंचते कि जिस पर हम कह सकते हैं कि मेयर भी आपका हो, यह आप फैसला करते?
देखिए साहब, ये मुबारकबादी के हकदार तो हैदराबाद की अवाम है। भारतीय जनता पार्टी का काम अवाम के बीच में जाना था और अवाम के बीच में गए और अवाम ने जिस तरीके से कामयाबी दी है, हम अवाम के शुक्रगुजार हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हैदराबाद के अंदर एक अर्ली इमर्जिंग हम लोग जो है ट्रेन ला रहे हैं तेलंगाना के अंदर। और उसके साथ साथ पब्लिक में मूड आ गया है कि यहाँ पे चेंज करना है तेलंगाना में, जहां से हमारा बाई इलेक्शन दुब्बाका का इलेक्शन का रिजल्ट परिणाम सामने आए, वहां से तेलंगाना की भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके पास बहुत ज्यादा उत्साह आ गया है कि अब हम तेलंगाना कभी भी जीत सकते हैं। उसी के फौरी बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इमरजेंसी तौर पर बल्दिया के इलेक्शन ऐलान किए। जहां से ऐलान किए हम भी वहां से अपने कमर सीधी कर लिए हैं और हमारे पास जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना में जीएचएमसी में 4 हमारे कॉर्पोरेटर थे साबिका में, अभी हमारे मोर देन 50 सीट्स हमारे लीड हो रहे हैं। और हमारा अभी भी एक विश्वास है कि शहर हमारा, मेयर हमारा जो नारा है वो होते जा रहा है। अभी इसके रिजल्ट पूरे पिक्चर सामने नहीं आए हैं, जब आ जाएंगे तो हम आपसे इंशाल्लाह फिर आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे कर ही लूं, फिर मैं जाऊंगा शुजात साहब के पास। मैं ये जानना चाह रहा हूं फिरासत साहब के क्या फैक्टर्स ऐसे रहे, किन बुनियादों पर बीजेपी जो है हैदराबाद में जीएचएमसी के इंतखाबात में इस तरह से कामयाबी हासिल कर पाई है? आपके मुताबिक वो बुनियाद क्या रहे, क्या फैक्टर्स रहे? तेलंगाना स्टेट में चंद्रशेखर राव की सरकार अवाम के साथ जो वादे किए थे वो वादों में उन्होंने फेल हो गए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा वाकया अभी रिसेंटली जो तेलंगाना में बारिश, हैदराबाद में जो बारिश हुई है उसके अंदर जो लोग मुतासिर हुए हैं जी, उनके साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ है, उनके साथ मजाक उड़ाया गया उनका, उस वजह से तेलंगाना की, हैदराबाद की अवाम उनको वोट देने से खातिर खा रहे हैं। अभी जो पुराने शहर का पोलिंग परसेंटेज है, वो पोलिंग परसेंटेज जो है, जो भी परसेंटेज रहा उनका 33, 40, 45 जो परसेंटेज रहा इलेक्शन का 5 दिसंबर का, उसके अंदर 40 से 45% वोट पूरे बोगसिंग वोट है पुराने शहर। तेलंगाना की पुलिस जो है पार्टी के वर्कर के मुताबिक काम करिए, इससे बड़े भी बोला हूं मैं। अभी कल मलकपेट में इलेक्शन था, वहां पे इतनी फोर्स थी, उसके बावजूद भी जो रिगिंग होने की थी, जो पोलिंग के अंदर धांधलियां होने के थे, पूरे धांधलियां हुए हैं। जी जी, फिरासत साहब, बिल्कुल आपकी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिल रही है, इसलिए आप मुबारक के हकदार हैं और मैं फिर आपके पास आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहें। शुजात अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जमान कांग्रेस के हैं, तेलंगाना कांग्रेस के, और अमीन जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमएलसी हैं एमआईएम के। अमीन जाफरी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। एमआईएम की ये जो परफॉर्मेंस है, पहले तो इसको लेकर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपका क्या ये परफॉर्मेंस ये आपके पार्टी के बिल्कुल एन उम्मीदों के मुताबिक है या इसमें कहीं कुछ कमी बेसी रह गई? अमीन जाफरी साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। तो अभी तक 37 सीटों के ऊपर मजलिस की कामयाबी डिक्लेयर हो चुकी है और जो दूसरे 8 मस्जिद सीटों के अंदर हम वो जो कंफर्टेबल जो हमारे को अक्सरियत हासिल है, हमको मेजॉरिटी हासिल है, तो हम वो जो है आपको तो ये रहा था कि 2009 में हमारे को जीएचएमसी में आपको 150 में 43 सीटें आए थे, 43 सीट्स आए थे। और उसके बाद जो 2016 में हमारे को 150 सीटों में हमको 44 आए थे और अब के हमारे को जो है जो 45 सीटें आ रहे हैं। तो जो है हमारे वो जो जहाँ तक हमारा जो ताल्लुक है वो स्टेटस को जो बरकरार है और हमको एक एक सीट बढ़ते जा रही है। तो जो इस तरीके से जो हमारा जो काम जो रहा है कि हमारा स्लोगन यही रहता है कि आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। तो हमारा जो काम जो है लोगों के सामने है और उसको जो देखते हुए लोगों ने जो हमारे को वोट दिया और अब के जो वोटिंग परसेंटेज भी जो है आपको जो है पूरे डिवीजनों में, पूरे जीएचएमसी में आपको जो ठीक रहा कि वो जो 2016 की बनिस्बत 1% ज्यादा रहा और वो बार डिवीजनों में कम थे पोलिंग लास्ट टाइम। अब वो जो पोलिंग में भी जो इजाफा हुआ तो जो भी
और जो दूसरी चीज ये रहती है कि हमारी पार्टी के लोग हमेशा, जो पार्टी के जो नुमाइंदे हैं हमेशा जो लोगों के बीच में रहते हैं और वो दारुसलाम के दरवाजे खुले रहते हैं और दारुसलाम में जो शहरियां आके अपने जो भी मसाइल है वो जो मसले बताकर उसका हल जो तलाश करते हैं और वो कामयाबी के साथ नुमाइंदगी करती है। अमीन जाफरी साहब, एक सवाल है, ये आपकी पार्टी की कांस्टेंट परफॉर्मेंस है। 2009 में आपने बताया 43 सीटें, 2016 में आपने बताया 44 सीटें और 2020 में आपके मुताबिक जो है कि आप 45 सीटें हासिल करने जा रहे हैं। लेकिन क्या मतलब ये आप कांस्टेंट परफॉर्मेंस है, ये ठीक है, लेकिन जो रेट ऑफ ग्रोथ है ये आपको नहीं लगता कि एक खास तरह की एक मुहर लग गई आपकी पार्टी के ऊपर और उसका फैलाव, उसका दायरा बढ़ नहीं रहा है? ये जो क्या है, देखिए कि जो सीटें हम जो लड़ रहे हैं वो सीटों के अंदर जो है आपको जो हमारा ये हमको जो वोट मिलता है वो जो ऑलमोस्ट 80-90-95% जो वोट मिलता है ये सीटों के अंदर। तो जो है ये जो यहाँ पर हम कितने मुस्तकम है कि हमारे को कोई कंपटीशन नहीं है। तो जो है अब इससे हटके दूसरे जो जगह है, दूसरे आपको डिविजन है, जो वहाँ पर ये है कि आपको जो दीगर सियासी पार्टी है वो वहाँ पर मसरूफ है, उनका काम उन्होंने कर रहे हैं जी। तो वो जो तो जो ये है कि आपको आप अगर देखें आपके हम 51 जो लड़े और 51 में जो 45 है, तो हमारा स्ट्राइक रेट जो है आपको दूसरे दीगर पार्टियों से बहुत ज्यादा है। और वो जैसा टीआरएस लास्ट टाइम जो 150 लड़कर उन्होंने 99 लिए। बिल्कुल, स्ट्राइक रेट आपको बहुत बेहतर है, लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर था कि आपकी पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी का खतरा क्या आपको रहता है, इसलिए शायद आप ज्यादा सीटों पर और मजीद नहीं लड़ते। मैं आपको थोड़ा रोकूंगा इस सवाल के जवाब के लिए, थोड़ा सा प्लीज। शुजात साहब काफी देर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी एक सवाल करता हूं, फिर आपके पास फौरन आ रहा हूं मैं अमीन जाफरी साहब। शुजात साहब हमारे साथ मौजूद है, तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान है। शुजात अली साहब, सवाल मुझे लगता है कि मैं ना भी करूं तब भी आपको जवाब देना ही चाहिए कि आपकी पोजीशन कहां है, क्यों है। शुजात साहब, देखिए, यहाँ के जो चुनाव हुए हैं बल्दिया के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद के, इसमें एक बात बहुत ही क्लियर जो है सामने आई है, वो ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदू भाइयों की वोट नहीं ले सकती और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की वोट नहीं ले सकती। अमीन जाफरी साहब से मुझे इसी का जवाब चाहिए होगा थोड़ी देर में, मैंने आपको इसलिए रोका। अमीन जाफरी साहब प्लीज आप लाइन पे बने रहिएगा। जी शुजात साहब, आप कंटिन्यू कीजिए अपना जवाब। जी, आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मेरा टेम्पो छोड़ दिया। खैर, तो भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि वो हिंदुओं की जमात है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यह कहने की जरूरत ही नहीं है कि वो मुसलमानों की जमात है। तो दो फिरका परस्त जमातों ने दो सेकुलर पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये नुकसान सेकुलर पार्टीज का नहीं है, बल्कि ये नुकसान हैदराबाद के मुस्तकबिल का है। हैदराबाद में फिरका परस्ती खत्म हो चुकी थी, झगड़े खत्म हो चुके थे। इन दोनों पार्टियों के जो है इस वक्त जिस अंदाज में मुहिम चली, कई जगह पर तो इनके आपस में झगड़े भी हुए थे। एक पुरअमन हैदराबाद शहर की फिजा को बर्बाद करने की तरफ ये लोग हमारे शहर को ले जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तरह की जो मुहिम चली, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे कह रहे थे कि बहुत बड़ी जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार है। हिंदू लोगों ने भी ये बता दिया है कि तुम फिरका परस्त हो, हमारे पास तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और मुझे यकीन है कि आगे चलकर सेकुलर जमातें अपना खोया हुआ मौक़िफ़ वापस लाएगी और हैदराबाद को बचाएंगी। अमित शाह आए, क्या बात की उन्होंने, योगी आए, क्या बात की उन्होंने कहा कि हैदराबाद का नाम बदल देंगे। किसी ने कहा कि निजामी कल्चर को कुचल देंगे। इनको निजाम का जो कल्चर था इसका क्या पता नहीं है? ये कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा फरेब है। कोई लीडर ये कह रहा था कि हम फला लीडर को अपने पैरों के नीचे कुचल देंगे, कोई कह रहा था कि ये बैगन के बात मत करो। ये क्या ये मेयार हो सकता है क्या सियासत का? और वो भी बल्दिया में।
तो हमें हमारी हार का कोई अफसोस नहीं है। हमें अफसोस इस बात का है कि हम इंसानों से हैवान बनने जा रहे हैं वोट के खातिर। क्या हम ये लेवल पे चले जाएंगे कि अपने वतन को मां कहते हैं, क्या मां को बेच रहे हैं आप जात पात के नाम पर? यह बहुत ही तकलीफदेह बात है। तो शुजात साहब का आपका कंसर्न है, लेकिन एक चीज शुजात साहब ये भी कही जाती है, मैं नहीं कहता कि वो सही है, लेकिन ये बातें की जाती है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स। अब सवाल यह पैदा होता है कि आपने फेयरली रहते हुए आपने कितनी कोशिशें की, आपकी पार्टी के कितने बड़े नेता यहां पर आए और कितना आपने इसको लेकर कैंपेनिंग में अपनी जान लगाई या कितनी मेहनत की, क्योंकि मेहनत के हिसाब से भी नतीजे आमतौर से मिला करते हैं। हमारे साथ इम्तियाज, माफ कीजिएगा, मीर इनायत अली बाकी साहब हैं टीआरएस से। इनायत साहब, टीआरएस जो है वो सीधा हमला एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी ने या बीजेपी के लीडरों ने जो भी कुछ कहा, कहा वो सर्जिकल या फर्जिकल जो भी करेंगे, बट टीआरएस पे तो स्ट्राइक हो ही गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया टीआरएस पे। इनायत अली बाकी साहब, मैं सुजात साहब की बात से कि सर्जिकल की जो बात करे, जी शुजात साहब मैं आता हूं आपके पास, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। जो बात करे, जी जी इनायत साहब कंटिन्यू। मैं ये बात फिर से बताना चाहता हूं कि सर्जिकल हैदराबाद के अंदर तेलंगाना राष्ट्र समिति को तेलंगाना में हराना बीजेपी के लिए नामुमकिन है, ये बात तो मान लेनी चाहिए, क्योंकि पार्टी के सदर से लेकर मुकम्मिल 4 चीफ मिनिस्टर भी यहां पर आके कैंपेनिंग कर तेलंगाना राष्ट्र समिति का मेयर और डिप्टी मेयर बनने से नहीं रोका। इसके लिए मैं फिर कहूंगा, तेलंगाना राष्ट्र समिति का जो मौकूफ अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब की जो हालात, जिस तरीके का काम था, अवाम ने उनका साथ दिया। अब रही बात आते वक्त नेक्स्ट टाइम के ऊपर, हमको इंतहाई होशियारी से ये फिरका परस्त पार्टियों को दूर रखना पड़ेगा, और खास तौर पे तेलंगाना को बचाने के लिए, क्योंकि तेलंगाना बनकर कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ, 7 साल का जो तरक्की याफ्ता तेलंगाना है, इसको नजर लगाने की कोशिश की जा रही है, जो खतरे बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और आने वाले वक्त में हम मुत्तहद होकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे। ये ऐसे ही कुछ बातें आपने दुबका नतीजे के बाद भी कही थी, लेकिन हुआ क्या? हाँ, हम लड़े हैं। हमने बताया था आपको कि मेयर हैदराबाद का हमारा ही होगा, और आज हमारा मेयर है या नहीं है बताइए आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेयर हमारा होगा, डिप्टी मेयर हमारा होगा, तो पार्टी के अंदर जो मौकूफ हमारा है, पूरे के पूरे मिलके भी लड़के हमें नुकसान नहीं पहुंचाए। ये जो नुकसान पहुंचा वो अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसे वक्त में कि जब यहां पर टीआरएस की हुकूमत है और टीआरएस ये दावा करती है कि हमने बेहतर काम किया है, लोगों तक सहूलियात बरहम पहुंचाई हैं, तब भी बीजेपी, जिनको आप बड़ा बुरा भला कहते रहते हैं, वो 3 से 27 सीटें अभी तक जीत चुकी हैं और अभी लीड कर रहे हैं वो 20 सीटों पर। शुजात साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपसे जवाब देखना। शुजात साहब जी बोलिए। मैं बता रहा हूं वो लीड, जी मैं बता रहा हूं। नहीं, आपने आप तबसरा किया जी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ठीक है। तो एक लड़की एक लड़के से प्यार करती थी, तो लड़की ने कहा कि मैं तुमसे शादी एक ही शर्त पर करूंगी, जब तुम अपनी माँ को कत्ल करके उसका कलेजा लाकर मुझे दोगे तो मैं शादी करूंगी। तो क्या इस तरह की जंग हम करना चाहते हैं? अपनी भारत माँ को कुचलना चाहते हैं? या ये फेयर होता है क्या सियासत में? अरे बल्दिया की नाली की बात करिए, बल्दिया के पानी की बात करिए, बल्दिया के सड़कों की बात कीजिए। ना इनके मैनिफेस्टो में ऐसी बातें थी, ना इनके कायदीन, नेशनल लेवल के सो कॉल्ड नेशनल कायदीन आकर कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नाम बदल देंगे, निजाम के कल्चर को खत्म कर देंगे। ये चुनाव नहीं है। हमने ओरिजिनल मुद्दों पे चुनाव किया, ओरिजिनल नुक्तों पे चुनाव किया। हमको कोई अफसोस नहीं है, हम हार गए, क्योंकि जनता जो है वो जनार्दन होती है। जनता के हाथ में सब कुछ है, तो जनता ने हमको रिजेक्ट किया। मतलब जनता तक आप अपनी बात पहुंचाने में या आप अपनी बात को समझाने में नाकाम हो गए, ये तो मान लीजिए। या तो आप पहुंचे नहीं या आप समझा नहीं पाए। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा ना शुजात साहब। नहीं, इसको मान लीजिए फिलहाल आप। हमने तेलंगाना दिया, हम तो मान रहे।
आप मान रहे हैं। फिरासत साहब से थोड़ा मैं रिएक्शन लेता हूं। फिरासत साहब ऐसा क्यों बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग जो है बिल्कुल खास तरीके से और मुनाफरत की हवा पैदा करके इस चुनाव को आपने जीतने की कोशिश की है? आप मतलब क्या आप इसका जवाब देंगे? अब इम्तियाज साहब यही, इनायत साहब यही बात कह रहे हैं, शुजात साहब यही बात कह रहे हैं, आपके पास क्या जवाब है इसका? फिरासत अली बाकरी साहब, उसी की वजह से आज तेलंगाना की मुसलमान अवाम मजबूर है। तेलंगाना की मुसलमान अवाम जो है आज बीजेपी को वोट दे रही है, उसका नतीजा आपके सामने है। समझे आप, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आज 40 से ज्यादा कैंडिडेट लीडिंग में है और आगे और हमारा चल रहा है काउंटिंग। और हम जो बोल रहे हैं, आज अभी फिर बोल रहा हूँ मैं, तेलंगाना जीएचएमसी में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसका वेट करना है हमारे को, शाम तक परिणाम पूरे सामने आ जाएंगे। और ये लोग हमेशा अवाम के साथ गद्दारी करते आए हैं, चाहे वो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति हो, चाहे एमआईएम हो। हम लोग, ये लोग चाह रहे थे कि तेलंगाना से जो है एम्बेसडर कार चेंज करे, हम ये चाह रहे हैं कि ना गाड़ी रहे ना ड्राइवर रहे। जी, अमीन जाफरी साहब, आप हमारे साथ, मैं उम्मीद करता हूं कि लाइन पर बने हुए, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो ये जी, अमीन जाफरी साहब एमएलसी हैं एमआईएम के, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अमीन जाफरी साहब, जो सवाल मैंने आपके पास छोड़ा था कि क्या, और उसी को शुजात साहब ने बहुत खुलकर कह दिया कि एमआईएम को एक खास तबके का ही वोट मिलता है, और अब जो नतीजा है उससे ये पता चल रहा है कि दूसरा तबका जो उसने भी अपना एक खास पार्टी चुन लिया है। तो और उनका कहना है कि इससे शहर हैदराबाद के अमन और अमान पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, और उसमें एमआईएम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसमें साथ दे रही है। क्या कैसे काउंटर करेंगे इसे? कांग्रेस की ये हालत है, कांग्रेस की ये हालत है जी ना, वो जो है उनको पहले पूरे जो कास्ट कम्युनिटीज का वोट मिलता था, पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी का वोट मिलता था। आज उनके पास से जो अक्सरियत वोट भी जो सरक गया है, और वो अकलियत वोट भी उनके पास से सरकते जा रहा है। तो जो पार्टी आपको 2009 में 52 सीटें जीती थी, और उसके बाद जो 2016 में 2 पे आई, अब फिर वो 2 के ऊपर ही है। तो उनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमारे को जो है दोनों कम्युनिटीज के वोटर क्यों नहीं मिल रहे हैं, दोनों के वोटर सबको क्यों डिजर्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो है ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाने तो पहले उनको जो अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि कम से वो कमजोर से कमजोर तक जो है क्यों जो है देखे तो कांग्रेस हो रही है, उसका अब से अब तक क्यों मुकाम होते जा रहा है, और उसको लोग क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उनको तो ठीक है कि किसको भी बोल दें, और जो दूसरे लोग जो है जो टीआरएस जैसा है, तो टीआरएस जो है उनका ये है कि उन्होंने जो भी यहाँ पर जो हैदराबाद में कारकर्दगी किए हैं, उसके जो मुताबिक उनको जो है अच्छे से उनको जो जितनी भी अक्सरियत मिलना है मिल रही है अक्सरियत। और हम जो है स्टेटस को जो मेंटेन कर रहे हैं, एक सीट में हम इजाफा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा यहाँ पर अमीन जाफरी साहब, क्या मैं ये सवाल जरूर करना चाहूंगा कि आपने जैसा बताया कि 2009, 2016, 2020, हालांकि 20 के नतीजे पूरे अभी आए नहीं है, फिर भी आपकी अगर हम फिगर को मान लें कि आप 43, 44 फिर 45, लेकिन ये 45 145 तक कब पहुंचेगा? इतनी हिम्मत एमआईएम में कब आएगी? ये स्ट्रैटेजी आप कब बनाएंगे कि अब हम बड़े पैमाने पर इंतखाब लड़ें? जी, तो वो कोई भी पार्टी फुल मेजॉरिटी नहीं आती है, कोई भी पार्टी फुल मेजॉरिटी अटेंड नहीं कर सकती है। वो या बीजेपी आसमान से उतर के आओ, या आप लड़े तब तो टीआरएस ने पिछली बार 99 हासिल की ना। हाँ, तो जो 99 हासिल की, तो जो है जब हम 60 सीटें लड़े थे, अब हम 50, अब हम 51 लड़े हैं। तो जो है ये है, तो जो अब आपको ये है कि हमारा जो मुकाम है हैदराबाद में, जो हमारा गलबा है वो गलबा कायम रहेगा, और जो जितने भी लोग आके एलगार करेंगे, जो भी करेंगे, उनको यहाँ के हैदराबाद की आवाम, हैदराबाद ये उनको जो ऐसा तमाचा मारेंगे और ऐसा जो उनको जो नतीजा बताएंगे कि वो जो है आपका आइंदा 5 साल तक वो रोते रहेंगे। कौन से हैदराबाद की आवाम जी, कौन से हैदराबाद के आवाम? अमीन साहब, सुयाज साहब का सवाल है जो हैदराबाद की आवाम जो कांग्रेस को 2 सीटों पे ला दी जी, और जो बीजेपी के मेयर के दावों को जो है आपको देखिए, वो हैदराबाद की आवाम, वो हैदराबाद की आवाम, और जो मैं मजीद बात नहीं करना चाहता, ये लोगों को लड़ने दीजिए। शुक्रिया।
खुदा हाफिज। जी जी, अमीन साहब अब मजीद गुफ्तगू करने के मूड में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने बताया कि MIM कॉन्स्टेंटली जो है वो परफॉर्म बेटर करती जा रही है। 2009 में 43, 2016 में 44, और जैसा उनका कहना था, उन्होंने एक अंदाजा लगाया है कि 2020 में जब फाइनल नतीजे पूरे आ चुके होंगे तो 45 तक MIM होगी। हो सकता है कि उसमें कम भी हो, ज्यादा भी हो, लेकिन सवाल TRS को लेकर अभी बरकरार है। इनायत अली साहब, क्या अब आपको यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं TRS के लीडर्स थोड़ा कॉम्प्लासेंट हो गए थे कि भाई 99 पे पिछली बार जीते थे, कुछ भी हुआ तो 80 से ज्यादा जीत के रहेंगे ही, लेकिन हालात वैसे है नहीं? हम फिर बताना चाहते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों तेलंगाना राष्ट्र समिति का होगा, यह बात तय है। और दूसरी बात कि शहर की जिस तरीके की हालात बनाई दी गई थी, आप तमाम जानते हैं कि पूरे दिल्ली के लीडर एक तरफ आंदोलन को छोड़कर, किसानों के आंदोलन को छोड़कर हैदराबाद भागकर आ गए थे, और हैदराबाद में इलेक्शन के नाम के ऊपर जो कैंपेनिंग चलाई गई, 4 चीफ मिनिस्टरों को लाया गया। स्टेट का इलेक्शन भी लोग ऐसा नहीं लड़ते जिस तरह वो GHMC का इलेक्शन लड़े। उसके लिए उनको जो कामयाबी, उनका जो डिमांड थी कि मेयर भी हम बनाएंगे और शहर पे कब्जा करेंगे, ये सारी चीजों को बीजेपी को सोचने पे मजबूर होना पड़ा। और अब बीजेपी को शहर हैदराबाद का नाम तब्दील करने से पहले जो हिंदुस्तान का नाम इंडिया पूरी दुनिया के अंदर है, पहले वो इंडिया का नाम बदलकर भारत रखना चाहिए। और जो चीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी दुनिया फिरते हैं, तो अब बताया जाता है कि बाज़ाब्ता इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है और उन्हें भारत के लिए जाना चाहिए। और साथ ही साथ शहर के वास्ते आज किसान जय जवान जय किसान जो हिंदुस्तान का नारा था, उसको लेकर अब हमारे पास से इन्होंने आकर KCR साहब को छेड़ा है। और KCR साहब आने वाले दिनों में दिल्ली से भी बीजेपी को उखाड़ के बताएंगे, हमें विश्वास। चलिए ठीक है, अपने अपने सियासत है, अपने अपने एजेंडे हैं और अपना अपना एक मकसद है, टारगेट है। आप अपने टारगेट में, अपने हदफ में कहां तक कामयाब होते हैं, कोई दूसरा कहां तक कामयाब होता है। लेकिन देखिए, एक बात याद रखने की है, किसने क्या किया और क्यों किया, लेकिन किसने हासिल क्या किया, यह सबको दिख रहा है नंबरों के जरिए कि किसने क्या हासिल किया, किसने क्या लूज किया। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपका भी आदाब, मुझे दीजिए इजाजत।